अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। जो लोग रूफ टॉप के ऊपर गार्डन बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चल पाए और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ कि रूफ टॉप के ऊपर आपकी गार्डनिंग करना कैसा रहेगा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं, रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करने का भी अपना ही मज़ा है। किसी की कोई टेंशन नहीं होती। छत के ऊपर आइए, आराम से अपने पौधों के पास बैठिए, उसकी केयर कीजिए, अपने ही गार्डन में बैठकर चाय का एक कप पीजिए, काफ़ी मज़ा आता है। जानते हैं ये वर्ड्स मैंने क्यों यूज़ किए हैं? ताकि आप डीमोटिवेट ना हो वीडियो शुरू होने से पहले ही। तो चलिए अब फिर शुरू करते हैं। रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी छत लीक होती है या नहीं। और आप इसको खूब अच्छे से जानते भी होंगे। जब रेनी सीजन शुरू होता है, आपकी छत के ऊपर पानी जमा होता है, तो क्या कमरे के नीचे आपके रूम में पानी तो नहीं टपकता या पानी का असर नीचे तो नहीं जाता? अगर नहीं जाता तो फिर आप रूफ टॉप को परफेक्ट बना सकते हैं। परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरी अपनी छत को एम्प्टी करना पड़ेगा। कुछ भी पड़ा हुआ है, चारपाई पड़ी है, चेयर पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, इवन कोई कागज़ और डस्ट भी नहीं होनी चाहिए। सबको साफ़ कर लीजिए, उठा लीजिए और अच्छे तरीके से अपनी पूरी छत को वॉश कीजिए, धो लीजिए झाड़ू से और पानी से, ताकि मिट्टी और रेत का एक ज़र्रा भी यहाँ पर बाकी ना रहे। और ये भी आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी छत का ड्रेनेज बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जगह जगह पर पानी जमा हो जाए जब भी बारिश पड़े या जब भी आप पौधों को पानी दें। मेरे इस एरिया में अक्सर पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी मैंने सेट करने की इसको कोशिश भी की थी आज से 4 से 5 साल पहले, लेकिन अभी भी पानी जमा हो जाता है। लेकिन मैंने इसको इतना वाटरप्रूफ बना दिया कि नीचे पानी जमा हो भी जाए तो छत के नीचे नहीं जाएगा वो, और ना ही मेरे रूम को कोई प्रॉब्लम होती है। ना मेरे रूम का पेंट उखड़ता है, ना ही कली उखड़ती है। छत के ऊपर जो पेंट किया होता है, डिस्टेम्पर किया होता है, इवन वो भी उखड़ता नहीं है। तो इसका मतलब पानी नीचे जाता ही नहीं है। तो सफाई सुथराई करने के बाद में, अच्छे तरीके से धोने के बाद में, आपने सीमेंट का एक कोट करना है। एक बोरी सीमेंट ले लीजिए और उसको टब में डाल लीजिए। जितनी भी आपकी छत है वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पेस है, कितना एरिया है जिसको आप कवर करना चाह रहे हैं। मेरे इस एरिया में आधी सीमेंट की बोरी लगी थी, जो कि आज का सीमेंट की बोरी की कीमत आई थिंक 600 रुपया होगी, 550 से 650 के बीच में होगी। वाइट सीमेंट नहीं, ब्लैक सीमेंट, जिसको ग्रे सीमेंट भी कहते हैं, जैसा कि अभी आपको ये दिख भी रहा है। एक बड़ा सा टब लीजिए या बाल्टी लीजिए, उसके अंदर आधी बोरी डाल दीजिए या उससे कम डाल लीजिए, ताकि जितना इस्तेमाल कर लें उसके बाद दोबारा से आप बना भी सकते हैं। और पानी से इतना भर दें कि वो बिल्कुल पतला सा लिक्विड बन जाए। ये बात याद रखिए, लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं। लिक्विड में और पानी में काफ़ी फ़र्क होता है। पानी बिल्कुल ही पतला होता है कि वो ठहरता नहीं है, और लिक्विड इतना पतला होता है कि वो बह नहीं जाता एकदम से, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट होगा। तो हमने बहुत ही उसको पतला नहीं करना, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जितना आप पतला कर सकते हैं आप करें उसको। जब आपने फर्श धो लिया और उसके 5 मिनट बाद ही आपने ये सब कुछ करना है। और सूरज की धूप में और गर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि धूप की वजह से जितना भी छत को पानी मिला है, जब आपने इसको वॉश किया है तो धूप लगने की वजह से वो जल्दी ही ड्राई हो जाएगा पानी, और मॉइस्चर बिल्कुल ही ईंटों में से और आपकी छत में से ख़त्म हो जाएगा। तो सीमेंट अपनी पकड़ बना नहीं पाएगा। इसलिए फौरी आपने काम करना है 5 से 10 मिनट के बाद ही, जब आप इसको धो लें। और ये काम करना है आपने जब सूरज ना हो, शाम 5 से 6 बजे या 7 बजे या पूरी रात, कभी भी ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन दिन की रोशनी में, दिन की धूप में ये काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पकड़ बन नहीं पाएगी सीमेंट की। जब आपने वो घोल अच्छे तरीके से बना लिया और उसको एकदम से गिरा दीजिए एक ही जगह पर। देन एक वाइपर से आप वाइप करते जाइए उसको। जैसे जैसे आप वाइपर से उसको आगे लेते जाएंगे सीमेंट को, जितने भी छोटे छोटे से होल्स हैं, पानी, सीमेंट वाला पानी उन होल्स में भरता जाएगा। बस आपने ऐसा करना है कि स्मूथ सी एक लेयर बन जाए, कोटिंग हो जाए। ऐसा नहीं है किसी जगह बहुत ज़्यादा सीमेंट हो, किसी जगह कम हो, लेकिन जो आपको मिक्सचर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल पानी टाइप होगा वो, तो वो बराबर ही रहेगा। कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है और वो छोटे छोटे होल्स में इस तरह भर जाएगा जिस तरह पानी भरता है। और पानी के साथ में सीमेंट का असर होगा, तो उन होल्स में जिनमें पानी जमा रहता था अब वो भी बहुत ही वाटरप्रूफ हो चुके हैं। इसी तरह पूरी छत के ऊपर आप लेयर कर दें, कोट कर दें सीमेंट का। दैट्स इट, ये आपका काम हो गया। अब आपने हर 5 से 6 घंटे के बाद में हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे करना है। स्प्रे कौन सा? ये वाटर बॉटल, ये स्प्रे आप देख रहे हैं, मैंने तो करीब इसको आई थिंक
5, 6 या 7 साल पहले ये सब कुछ किया था, उसके बाद में अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो उस वक्त तो ये शावर नहीं होते थे मार्केट में, वो हैंड वाले शावर होते थे जिसको पुश करते थे और आगे से पानी निकलता था। उससे मैं काफ़ी 3 से 4 घंटे, समटाइम ऐसा भी होता है 2 घंटे के बाद में भी मैं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ गर्मी की रातों में किया था। तो गर्मी की रातों में आपको पता है कि मॉइस्चर जल्दी उड़ जाता है, तो हर 2 से 3 घंटे के बाद मैं पानी का इनके ऊपर स्प्रे करता रहा, दूर से ही, ऊपर नहीं चढ़ा इनके, नहीं तो ये जो कोटिंग की हुई है ये उतर जाती पाँव लगने की वजह से या जूती लगने की वजह से। तो पानी का स्प्रे करते रहने की वजह से जो इसके नीचे ईंटें हैं उनको भी मॉइस्चर मिलता रहता है, और जो उसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई थी उनको भी पानी मिलता रहेगा, तो सीमेंट की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगी, जो कई सालों तक उखड़ेगा नहीं। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा सीमेंट आपने डाल दिया तो उस एरिया से वो उखड़ भी सकता है। इसलिए कह रहा हूँ पतला लिक्विड होना चाहिए ताकि वो इक्वल हर जगह पर पानी की तरह फिर जाए। जहाँ पर बहुत ही कम था, ये देखिए जहाँ पर बहुत ही कम था, तो इतने सालों के बाद अब आकर ये यहाँ से उखड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ईंट के ऊपर वाले एरिया से उखड़ भी जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन ईंटों का जहाँ जोड़ होता है, 2 ईंटों के बीच में जो एरिया होता है, वहाँ पर अच्छे तरीके से सीमेंट आपका जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पानी असर करता है नीचे छत में। तो 24 घंटे के बाद आपका ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, लाइक अ लोहा। अब इसके ऊपर पानी खड़ा भी रहे, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पर इस एरिया में पानी जमा रहता है, लेकिन मेरे नीचे रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती मुझे, क्योंकि मैंने कोटिंग ही इतनी हैवी कर दी इनके ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोटिंग है। आप देख सकते हैं हर जगह पर आपको ग्रे एरिया ही दिख रहा होगा। दैट्स इट, ये हमारा 1 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, छत के ऊपर कभी भी हैवी वेट नहीं डालना। जिस तरह मैंने बहुत बड़ा अपना ये गमला यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरह के मिट्टी के बड़े बड़े गमले और बड़े बड़े पौधे आपने नहीं लगाने। अपने गार्डन को सिर्फ डेकोरेट करना है, आपने एक गार्डन की लुक देनी है आपने, ना कि उसको एक बाग बनाना हो या कोई फसलें लगानी हो। खूबसूरत से लाइट वेट मुल्तानी गमले, मुल्तानी मिट्टी के गमले, गुजराती मिट्टी के गमले, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं, ये काफ़ी लाइट वेट भी होते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं देखने पर। और ये जो गमला आप देख रहे हैं बड़े साइज़ का, ये है पिशावरी गमला। पिशावरी गमले के अंदर काफ़ी रेत भी होती है, और जो चिकनी मिट्टी होती है वो काफ़ी हद तक रेतली मिट्टी इन्होंने यूज़ की होती है, और हो सकता है इसके अंदर सीमेंट भी यूज़ किया हो, इसलिए इसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। और सीमेंट वाले गमले छतों के ऊपर आप मत रखें, क्योंकि उसका काफ़ी वेट होता है। जब उसके अंदर मिट्टी हम यूज़ करेंगे तो समझिए, तो सोचिए कितना हैवी वेट बन सकता है। इसलिए प्लास्टिक के गमले आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाइट वेट मिट्टी वाले गमले। मेरी इस छत को बने हुए आई थिंक 28 से 30 साल तो हो ही गए होंगे, अभी तक ये बिल्कुल मजबूत है। और जानते हैं मजबूती क्यों बनी रहती है, जब किसी घर में या छत के ऊपर पानी का ज़्यादा असर रहेगा तो वो छत आपकी कमज़ोर हो जाएगी, वो दीवार भी कमज़ोर हो जाएगी, सीमेंट भी उखड़ने लगेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से उसको वाटरप्रूफ बनाया होगा तो फिर कोई भी गम नहीं है, कई सालों तक आपका मकान इसी तरह टिका रह सकता है। तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से पौधे रखने हैं। अगर फुल धूप वाले पौधे रखते हैं तो फिर तो आपको शेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर, और अगर आपने शेडी एरिया वाले पौधे भी रखे हैं और धूप वाले भी पौधे रखे हैं, जिस तरह मेरे गार्डन में हैं, तो आपको एक ऊपर शेड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। शेड आप बांसों से भी बना सकते हैं, ये काफ़ी सस्ता बन जाता है। लोहे का बनवाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा लोहा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लकड़ी का बनवाया था। तो इसके अंदर भी मजबूती होती है, लेकिन इसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। एक फ्रेम बनाने के बाद में ऊपर ग्रीन नेट आपको लगाना पड़ेगा। ग्रीन नेट में 3-4 वैरायटीज़ आती हैं, 20% है, 40% है, 60%, 80%। मतलब परसेंटेज वो जो डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। अगर आप 80% वाला ग्रीन नेट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि वो 80% आपकी धूप को रोक लेगा और 20% धूप छन कर नीचे आएगी, शेडी एरिया बना रहेगा। लेकिन कुछ पौधों को वो पसंद होता है और कुछ को नहीं भी होता, क्योंकि कुछ को ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए और किसी को कम लाइट चाहिए। इसलिए बेटर यही होता है कि 40 से 50% वाला जो ग्रीन नेट आता है आप वो लगा सकते हैं। ये मेरे वाला आई थिंक 60% था, मतलब कि 60% धूप को ये रोक लेता है और 40% धूप को नीचे भेजता है। डायरेक्ट धूप नहीं आती, डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। जितनी आप गहरी लेते जाएंगे ग्रीन नेट, उतनी धूप आपकी कम होती जाएगी। ग्रीन नेट को आपने ऐसा फिक्स करना है कि गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में जब आप इसको खोलना चाहें तो आराम से इसको खोल लें, ताकि धूप वाले पौधों को धूप में रखा जा सके, क्योंकि सर्दी में अक्सर पौधों को धूप की ज़रूरत होती है और कुछ पौधों को शेड की ज़रूरत होती है। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। और हवा की क्रॉसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है पौधों की ग्रोथ के लिए, और फंगस भी एक्टिव नहीं होता और ना ही पौधों की ग्रोथ रुकती है। जिस जगह पर हवा और सूरज की रोशनी ना जा पाए वहाँ पर पौधों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए आपका ओपन एरिया होना चाहिए। मैंने एक साइड पर ग्रीन नेट लगाया हुआ है, लेकिन इसकी डेंसिटी ये देख सकते हैं, खुले खुले से सुराख हैं, इसके अंदर से हवा आराम से गुजर सकती है। लेकिन
इस वाले के अंदर से ज़्यादा हवा गुजर सकती है। ये डबल मैंने किया हुआ है इसको, ताकि नीचे ज़्यादा शेडी एरिया रहे इन पौधों के ऊपर। तो इस साइड पर ग्रीन नेट तो लगा हुआ है, लेकिन हवा इनमें से क्रॉस हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो दोनों साइडों पर लगाएं, लेकिन हवा की क्रॉसिंग ज़रूर होनी चाहिए आपके गार्डन में। और फिर आता है हमारा एक पाइप। जितने आपके गार्डन की लेंथ है उतना ही पाइप लंबा होना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ताकि आराम से पाइप को पकड़ा और जहाँ जहाँ आपके पौधे हैं वहाँ पर आराम से पाइप आपका पहुँच जाए। गार्डन चाहे रूफटॉप के ऊपर हो या फिर ज़मीन के ऊपर, आपका पानी बहुत ही डिपेंड करता है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर आप गार्डन बनाना चाहते हैं तो पहले अपना पानी भी देख लें। अगर वो खारा हो, नमकीन पानी हो, तो पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। अगर नॉर्मल पानी अगर आप खुद पी सकते हैं वो पानी, तो वो पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा समझा जाएगा। बस ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि शेयर करना ज़रूरी था। बाकी पौधों की सिलेक्शन करना, उनको चूज़ करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पौधे लगाते हैं। और हाँ, अगर पॉली हाउस आप लगाना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने साल मैंने गार्डनिंग की है तो मुझे ज़्यादा पॉली हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉली हाउस के बगैर भी आपका गार्डन बन सकता है। आप अपने गार्डन को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हज़ारों रुपया या लाखों रुपया आप लगा दें अपने गार्डन के ऊपर। जैसे जैसे आप बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज़ भी होता जाएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं भी उसका रिप्लाई कर दूं। अगर रिप्लाई ना कर पाया तो रीड ज़रूर कर लूँगा, और उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो वीडियो बना के सबके साथ शेयर करूँगा, ताकि सभी को उस चीज़ का पता चल जाए। बस जल्दी से आप अपने गार्डन को बना लीजिए। मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मर्जी आप गार्डन को अपने को बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। कीप इट अप। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।